विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और साथियों, चूंकि हम लोग भूगोल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आज छठा संस्करण लेकर आए हैं, संस्करण नंबर 6 लेकर आए, जो कंटिन्यू रूप से आपको हमारी पुस्तक का सारगर्भित विश्लेषण जो हम हल करा रहे थे, उसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 126 आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं आज के कक्षा कार्यक्रम का। ठीक है साथियों, यहां पर प्रश्न देखिए, शीतोष्ण कटिबंध घास का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? देखिए, दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं साथियों, और दूसरी जो घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। राइट, तो शीतोष्ण कटिबंधीय की अगर हम बात करें तो इनका विस्तार लगभग, इनका अधिकतम विस्तार 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में। कहां पर? दोनों गोलार्धों में। और चूंकि आप ये भी देख रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो इनका विस्तार की अगर हम बात करें तो लगभग 5 डिग्री से कितने डिग्री पर? 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, ये ध्यान रखिए, दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब चूंकि उसने इस प्रश्न पर गौर करिए, सबसे बड़ा पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि आपको तो सबसे बड़ा यहां पर बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रेरीज उत्तर अमेरिका, यानी अगर हम बात करें ऊपर कनाडा वाले क्षेत्र के अंदर, कनाडा यूएसए, और ऊपर की ओर चले तो यहां पर प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, बड़ा क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये प्रेरीज क्षेत्र क्या कहलाता है? ये अन्न का भंडार कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्न का भंडार। ठीक है, वर्षा थोड़ी कम होती है यहाँ पर, तकनीकी माध्यम से यहाँ खेती होती है साथियों, मशीनों से खेती होती है। और प्रेरीज दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। स्टेपीज की बात करें तो ये, इसकी अगर हम बात करें तो ये यूरोप के अंदर मोस्टली आता है। यूक्रेन की बात करें, रूस के अंदर, वहां पर रूस और यूक्रेन में स्टेपीज, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो सवाना उष्ण, ये अफ्रीका के अंदर है, वेल्ड्स। ठीक है, तो सवाना की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सॉरी वेल्ड्स तो यहाँ पर देखिए शीतोष्ण है। इसके अलावा लानोज की बात कर ले, लानोज का नाम आपने सुना होगा, कंपोज का नाम सुना होगा, ठीक है, अमेजन में सुना होगा। तो ये सब कैसे? ये उष्ण कटिबंधीय है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डाउन्स की, यहाँ पर बात करें पंपाज की, यहाँ पर बात करें प्रेरीज की, तो ये कैसे है? उष्ण कटिबंधीय। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, सवाना मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान है। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देता है। यहां पर देखिए पोल्डर क्या है? पोल्डर भूमि एक्चुअल में क्या होता है कि आपने देखा होगा यहां पर उत्तरी सागर का मतलब यहां पर मेरा जिसका संबंध है अटलांटिक महासागर से, और अटलांटिक महासागर के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर इस दलदली भूमि को सुखाकर क्या किया जाता है? कृषि योग्य बनाया जाता है। उस भूमि को ही क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। और जो ये दीवार बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ऐसा मोस्टली जिस देश के अंदर होता है वो देश कौन सा है? नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोल्डर क्या है। तो डाइक, जब भी मान लीजिए कोई किसी परिक्षेत्र में यहां से मिट्टी डालना शुरू करते हैं और इस क्षेत्र से मिट्टी डालते हैं तो वो पानी फिर इसमें यहां पर ये बंद हो जाता है, इस पानी को समुद्र में डाल देते हैं, और ये भूमि तो कहलाती है पोल्डर, और जो दीवार बनाई है ये क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, यहां पर आपको बताना है। देखिए, आप सब जानते हैं, एक एक चीज को समझिए कि सर मैंकले कहां है, माउंट कुक कहां है। यहां तक अगर हम बात देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया में, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ज्वालामुखी चोटी है। माउंट कुक कहां पर है? न्यूजीलैंड में। तो यहां अपने को एक्चुअल में ये देख लेना है कि सिंपली कौन सा यहां पर सही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी एल्ब्रूस की अगर हम बात करेंगे तो एल्ब्रूस कहां पर है? रूस के अंदर है। मैंकले यहां पर कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो यहां 4, 3, 1, 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मैंकले यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में के अंदर आता है।
ठीक है। रॉकी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट कुक का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एल्ब्रुस की अगर बात करें तो कहां पर है, रूस में है। और किलिमंजारो कहां है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मिलान करना था आपको। यहां पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इसरो के सहयोग से बनाता है। तो आपको यहां पर बताना है कि सब BEL क्या बनाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आपने देखे होंगे। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, परमाणु तकनीक बनाता है, क्योंकि ये BEL इसरो के सहयोग से, ध्यान रखिए, अर्थात सहयोग से बनाता है। क्या बनाता है, परमाणु तकनीक, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है, परमाणु तकनीक बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 130, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं शब्द को देखिए, स्थानांतरित कृषि की जहां तक यहां पर बात की गई है, एक तरफ स्थानांतरित कृषि दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दी हुए है, मिलान करना है। स्थानांतरित कृषि को आप बर्न एंड स्लेश एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्या, बर्न एंड स्लेश एग्रीकल्चर, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, कर्तन व दहन कृषि। क्या, कर्तन और दहन कृषि, ठीक है। इसके अलावा इसको आदिम कृषि भी कह सकते हैं, प्राचीनतम कृषि भी कह सकते हैं, ट्रांसफरेबल या स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। और भारत में अगर हम बात करें, उत्तर पूर्व की भारत की बात कर ले, या फिर मोस्टली अगर भारत में भी इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस कृषि को क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। और वालरा के दो रूप है राजस्थान में, एक का नाम है दजिया और एक का नाम है चिमाता। जो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है वो कहलाती है चिमाता। और अगर हम बात करें इस वाले क्षेत्र में, अगर बात करें तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है यहां पर दजिया। कहां पर, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि पेड़ों को काटकर की जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में मोस्टली इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो मिलान करते हैं, पोडू कहां होती है, अब आपको देखना होगा। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमिंग की बात आई तो मैंने पहले भी कहा, झूमिंग कहां पर है, असम के अंदर। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस प्रकार की अगर बात देखेंगे, क्योंकि मिलान करवा रहा है, और मिलान में जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो बहुत सिंपली देखिए, पोनम कहां होते हैं, केरल में, ये भी ठीक है। पोंडू कहां पर है, ओडिशा में। मोशा या माशी, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं कहते, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर सुमिलित नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मासा स्थानांतरित कृषि कहां पर कहते हैं, तो मासा कहां पर कहते हैं, मासा कहता है MP में, मध्य प्रदेश में कहते हैं। मासा कहां पर कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। देखिए रूर जर्मनी के अंदर है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, पो घाटी इटली में, ये भी सही है। क्वांटो का मैदान जापान में, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड नहीं है, क्योंकि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड तो कहां पर है, ये कहां पर है, USA के अंदर है। कहां पर है, USA में। तो इसका देखिए रूर की अगर हम बात करें तो यहां पर कोयला का बड़ा क्षेत्र है, कोयला उत्पादन, जैसे भारत का रूर। तो एक बड़ा प्रश्न बन जाता है यहां पर, भारत का रूर किसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत का रूर किसे कहेंगे साथियों, यहां पर देखिए छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार को क्यों कहते हैं, कोयला उत्पादन के लिए। किस लिए कहते हैं, कोयला उत्पादन, राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर भारत में कोयला नदी कौन सी कहलाती है, कोयला नदी, ठीक है। तो कोयला नदी कौन सी कहलाएगी, दामोदर। अगर हम दुनिया की बात करें कि सर विश्व में कौन सी कोयला नदी कहलाती है, तो विश्व की अगर बात करें तो विश्व में कोयला नदी कौन सी कहलाती है, विश्व में राइन। कौन सी कहलाती है, राइन। आप सब जानते हैं दुनिया की सबसे व्यावसायिक नदी है, व्यस्तम नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये भारत है, भारत की अगर बात करें तो इधर की अगर बात करें, ये वाला ये पूर्वी क्या है, घाट है। और ये कौन सा घाट है, यहां पर पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां भी कोंडा गोंडा जोंडा लग जाए वो पूर्वी घाट की है। तो देखिए कोंडा ये भी है, ये भी है, सिकराय गट्टा ये भी है, सलेहर नहीं है, क्योंकि सलेहर चोटी कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। यहां पर सलेहर है, ठीक है। सलेहर महाराष्ट्र के अंदर है, और किस घाट की है, ये पश्चिमी घाट की है, ठीक है, पश्चिमी घाट। तो ये RS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, RPSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सलेहर चोटी जो है वो किसकी नहीं है, वो सहेलर चोटी पश्चिमी घाट को एक और नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला। क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला। और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता। ठीक है, इसीलिए जून 2013 में पश्चिमी घाट को क्या घोषित कर दिया? हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है? कुल 4 हॉटस्पॉट है। कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 हॉटस्पॉट है, जिसमें पश्चिमी घाट भी एक आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, कृषि समर्थन मूल्य में वृद्धि कब की जाती है? आप देखिए, आपने देखा होगा यहां पर एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी। ठीक है, यहां पर ये बहुत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, और जिसमें के अंदर अभी आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा है। भाई किसान आंदोलन चल रहा है अगर, और किसानों की मांग ये है कि आप एमएसपी को कानून में लाइए। एमएसपी चूंकि एक स्थायी कानून नहीं है, ये बड़ी मांग है। इसके अलावा एक्चुअल में एमएसपी बढ़नी भी चाहिए, एमएसपी प्लस भी होनी चाहिए। देखिए हर व्यक्ति की कीमत, ये मान के चलो कि अगर हम इसकी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि एक लागत आयोग बना था, आपको याद होगा। एमएसपी पर जब लागू किया गया तो 22 फसलों पर इसको लागू किया गया। अब यहां पर देखिए इस समय की बात करें तो लगभग ये एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गया है कि देश में लोग, किसान क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे भाई उनकी लागत बढ़ गई है, कृषकों की वास्तविक लागत बढ़ गई और एमएसपी नहीं बढ़ रही है, तो आंदोलन तो करेंगे ना। अब एक बात बताइए, सरकार सुनती नहीं। सरकार कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में किसानों की मांग जायज है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन देश के अन्नदाता अपनी जिद पर आ गए, उस दिन ये तय मान के चलिएगा सिंपली तौर पर कि यहां अगर वो पूरे देश को, विकास को नीचे ला सकता है। लेकिन क्योंकि अन्नदाता को देश से बहुत प्रेम है और वो निश्चित रूप से, मैं कह सकता हूं कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सरकार बात को मान नहीं रही है। और मैं कहता भी हूं ऐसा ही नहीं है, या तो सरकार इनकी बातों को सुने, पुनर्विचार करे। जैसे जैसे देश विकास कर रहा है, सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ जाएगी, 10 ये मान के चलिए कि भाई 10 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। एमएसपी जब लोग, किसानों की लागत बढ़ रही है, इनपुट्स का रेट्स बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर की रेट्स बढ़ रही है, तो सिंपली बात है उनकी जो फसल का दाम भी उचित मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है, और ये इसमें वृद्धि कब की जाती है? इस लाइन को देखिए तो कृषकों की वास्तविक लागत बढ़े, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम भी किसानों का समर्थन करते हैं सच में, लेकिन ये बात भी तय होनी चाहिए कि जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो फॉलो हो। एक्चुअल में एमएसपी आपने बना दी, सपोज दैट, जैसे अगर हम बात करें किसी भी चीज की, आपने एमएसपी 6000 तय कर दी, फिर भी वो जो कृषि उत्पाद है वो 6000 में नहीं बिक रहा है। ठीक है, नहीं बिक रहा है। आप सोचो, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, ठीक है, किसान का तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग किससे जुड़े हो? कृषि से जुड़े हो। भारत तो कृषि प्रधान देश है। चलिए ठीक है, तो ये सरकार को अपील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर देखिए 134 नंबर पर एक क्वेश्चन है, नाबार्ड। नाबार्ड का नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो नाबार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो सिंपली 12 जुलाई 1982 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। और 1979 को एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम था बी शिवरामन कमेटी। क्या? बी शिवरामन कमेटी। और इस कमेटी की सिफारिश पर, किस पर? सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई। एक चीज और ध्यान रखना है, नाबार्ड की सरकार में हिस्सेदारी कितनी है? 99% है। इसके अलावा एक चीज और है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। कौन है? साजी केवी। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष। एक चीज और, हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, हेडक्वार्टर, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। कहां पर है? मुंबई में। एक और ये गांव के आधारभूत विकास और कृषि के विकास को क्या करता है? प्रमोट करता है। चलिए, उसके लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 35, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। चावल की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक खाद्य फसल है। भारत की सर्वाधिक क्या है? खाद्य फसल है। ठीक है, खाद्य फसल। और चावल का उत्पादन की बात करें तो चावल का उत्पादन मोस्टली कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो कौन सी है? चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटक। ठीक है, तो इसका कटक हो जाएगा सिंपली। और इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर बात करें कि
गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कई बार आ जाता है कि सब गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कोयम्बटूर में, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर के अंदर आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? अरे भाई बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हम बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,000 कितनी है, 200 किलोमीटर। उसमें से सर्वाधिक कौन 4096.7 कौन बनाता है? वो बनाता है आपका, कौन बनाता है? बांग्लादेश। अगर हम बात करें यहाँ पर 3488 किलोमीटर की, तो यहाँ पर कौन बनाता है? चीन बनाता है। अगर हम यहाँ पर 3323 कुछ किताबें 3310 कुछ किताबें 3323 लिखती है, कौन बनाता है? पाकिस्तान बनाता है। इसके बाद अगर बात करें 1751 कौन बनाता है? नेपाल बनाता है। फिर म्यांमार कितने बनाता है? 1643 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 699 कौन बनाता है? भूटान बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 106 कुछ किताबें लिखती है, 106 किलोमीटर कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है, ठीक है। डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा बनती है वो ड्रूंड सीमा होती है, लेकिन मोस्टली चूंकि बीच में पीओके वाला सेक्टर विभाजित है, इसलिए अब ये सीमा किस किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो सिंपली यहाँ पर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से भी सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यहां पर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें। देखिए जब भी आपको दिशा की बात आ जाए, एन, एस, ई और डब्ल्यू, एक बात तो सिंपली ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने से उत्तर पश्चिम का मतलब समझिए। गांव में कहावत है, जहां से पवन चलती है वहां उसका नामांकन होता है। पश्चिम से चलते हैं पछुआ, पूर्व से चलते हैं पूर्वा, उत्तर चलते हैं उत्तर। तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान रखना, उस प्रश्न को देखिए उत्तर पश्चिम, पवन ऐसे चलनी चाहिए। और अगर हम इस ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में अगर हम यहाँ देखेंगे 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के यहाँ पर कौन सा है? ITCZ है। इसका मतलब नीचे यहाँ पर 30 डिग्री तक है, तो यहाँ तो इस तरीके की पवन चलती है। ये पवन कौन सी है? व्यापारिक पवन है। इसके बाद में 30 से और 60 डिग्री साउथ की मैं बात कर रहा हूं। जब 30 से और 60 की साउथ की बात करेंगे तो यहां पर पवन इस तरीके से चलती है, इसमें, और ये गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी है। और यहां भी पवन ऐसी चल रही है, नॉर्थ वेस्ट से चल रही है पवनें। तो दक्षिणी गोलार्ध की इन पवनों को क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर उत्तरी गोलार्ध में भी देख सकते हैं, अरे भाई देख लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ में वो तो इस तरीके से चलेंगे, तो इसकी तो दिशा ही नहीं है। अगर सर इसमें भी तो पछुआ चलती है, तो पछुआ देख लीजिए, पछुआ उत्तरी गोलार्ध में तो ऐसे चल रही है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर, ये पूछ क्या रहा है? उत्तर पश्चिम तो एक ही चलती है पूरे ग्लोब पर। जब भी आप पवन तंत्र देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें होती है, और ये तेजी के साथ चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला पार्ट है, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, जलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर जो स्थल है वो कम है, पॉपुलेशन कम रहती है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, 10% पॉपुलेशन केवल दक्षिणी गोलार्ध में, 90% पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं स्थलीय गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं। अब चूंकि जब आप बताइए पूरा पानी पानी है तो अवरोध नहीं है, पवन तेजी के साथ चलती है। जब पवन तेजी के साथ चलती है तो 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, इस बात पर गौर करिए, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ पर तेजी के साथ चलती है कौन सी पवनें? पछुआ पवनें। कौन सी पवनें? पछुआ पवनें तेजी के साथ चलते हैं, ये वाली। इसलिए 40 डिग्री साउथ पर इसे कहते हैं गरजती चालीसा, 50 डिग्री साउथ पर प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री साउथ पर क्या कहते हैं? चीखती साठा, ठीक है। तो ये कहा जाता है दक्षिणी पछुआ, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है? यूरोप में नहीं है। एटलस कहां पर है? अफ्रीका में। तो उत्तर तो पहला ही हो गया साथियों, ए। और एटलस अफ्रीका महाद्वीप की, ध्यान रखिए, अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र नवीन पर्वतमाला है। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में सारी प्राचीन है, केवल एक ही एटलस। अब देखिए कार्पेशियन की बात करें, प्रेनीज, आल्पस, ये सब कहां पर है? यूरोप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटलस। एटलस कहां पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका की सबसे छोटी किलिमंजारो, लेकिन ज्वालामुखी से बनी है, प्राचीन है, ठीक है। केन्या भी
दक्षिणी चीन सागर बड़ा सागर है, आप सब जानते हैं किस महासागर का सीमंत सागर है, आजकल बड़ी चर्चाओं में है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर क्योंकि ये विवादित है, विवाद हो रहा है। विवाद क्यों हो रहा है? खनिजों का भंडार है यहाँ पर, और खनिजों का जब भंडार है तो सारे देश यहाँ पर नजर लगा के बैठे हैं, चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो यहाँ पर साथियों है कहां पर, आपको ये बताना है। अब इसमें देखिए हिंद महासागर में तो है ही नहीं, क्योंकि प्रशांत महासागर में, लेकिन प्रशांत में ऑप्शन देखिए, पश्चिमी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी प्रशांत, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था। ये सेकंड ग्रेड में आरपीसी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, किस सागर महासागर से 0 डिग्री देशांतर? 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? जीएमटी। ये देखिए ये 0 डिग्री है, ये होती है जीएमटी आपकी, राइट। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मेडिटेरियन। तो किससे निकलती है? अटलांटिक से, अटलांटिक से। एक शब्द और आता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल। आइडियल का मतलब जानते हैं ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लेकिन थोड़ा सा समझिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसी नहीं है। ये किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत से। और ये किस महासागर से गुजरती है? जीएमटी, अटलांटिक से, राइट, अटलांटिक से। लेकिन अगर हम बात करें 180 की, तो 180 ऐसी नहीं होती, क्योंकि 180 के अंदर आप देखिए इस तरीके से मोड़ पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? मोड़ पाए जाते हैं। 8 मोड़ है। ये है आपकी कौन सी रेखा? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत से। लेकिन पूछा क्या है? जीएमटी। और जीएमटी किससे गुजरेगी? अटलांटिक से। अब आपके मन में प्रश्न भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ग्रीनविच मेडिटेरियन लाइन कहते हैं इसको। तो यहां पर देखिए एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन का नाम क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के नीचे जैसे आप चलेंगे यहां पर भी एक देश है फ्रांस, और फ्रांस के नीचे यहां पर एक देश है स्पेन। ये 3 राष्ट्र है जिस किस कॉन्टिनेंट के? यूरोप के, इनसे गुजरती है। उसके बाद फिर आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका में यहां पर देखिए एक देश आएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के नीचे यहां पर आपका कौन सा देश है? घाना। घाना के नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए, ठीक है, बुर्किना फासो, ठीक है, माली, माली, ठीक है। और फिर ये नीचे आपका कौन सा? अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप से होती हुई। तो ये आपकी 0 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि कई बार आपने घड़ी देखेंगे उसमें लिखा होता है प्लस 5.5 घंटे, ठीक है, इंडिया, ठीक है। यानी जीएमटी से भारत कितना आगे है? भारत का समय कितना आगे? 5.5 घंटे। इसका मतलब समझिए ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 360 डिग्री को पार करने में कितना समय लग जाएगा? 4 से गुना कर दीजिए। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 को 0, अगर बात करें 4 चौके, यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, 2 बच गया, और यहाँ पर 4 तिये 12 और 2 यहाँ पर 1440 क्या हो गई? मिनट हो गई। इसको घंटे में बदलेंगे तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। तो पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में। कितने टाइम जोन में? 24 टाइम जोन में। 24 घंटे होता है। अब यहाँ पर एक सिंपली एक बात समझिए, आपको ये लग रहा होगा कि मान लीजिए 1 डिग्री को पार करने में कितना समय है? 4 मिनट, ठीक है। और जीएमटी कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। ये क्या है? 82.5 डिग्री क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, राइट, मानक समय रेखा। अब एक यहां पर देखिए डिफरेंट अगर बात करेंगे तो कितना डिफरेंट आ गया जीएमटी से भारत का? तो ये कितना आ गया? 82.5 डिग्री। तो 82 × 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यहां पर देखिए 328 मिनट, और आधा डिग्री और है, क्योंकि 82.5 है तो यहां पर आधा डिग्री को पार करने में कितने मिनट होंगे? 2 मिनट। 328 + 2 कितने हो जाएंगे? 330 मिनट। और 330 मिनट को घंटे में बदल दीजिए, कितने घंटे आएंगे? 5.5 घंटे। अरे तो भाई सही तो बात है कि जीएमटी से पूर्व में है भारत, 5.5 घंटे भारतीय समय जीएमटी से क्या रहेगा? आगे रहेगा। ये लीजिए सिंपल सा था, ठीक है। चले आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो आपने देख लिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए अटलांटिक, राइट। अब यहां पर देखिए 141 डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए डियागो गार्सिया द्वीप काफी चर्चाओं में रहता है। ये द्वीप कहां पर स्थित है? तो इसका तो बहुत सिंपल उत्तर है, हिंद महासागर के अंदर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? हिंद महासागर, ठीक है। यूके का स्वामित्व है। किसका है? यूके का, ठीक है। ये अगर बात करें साहब कहां पर है, तो ब्रिटिश हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटिश हिंद महासागर का मतलब जानते हैं, वहां पर इसका प्रभुत्व है। किसका है? ब्रिटिश का।
और इसके ऊपर प्रभुत्व की बात करें, इस समय की बात करें, प्रभुत्व किसका है तो यूके का है। यूके का मतलब क्या होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने लौटता हुआ मानसून शीतकालीन मानसून किस तट के सहारे बारिश करता है। अरे भाई बहुत पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम भारत की बात कर ले, ये अपना इंडिया है, आप सोच के देखिए, आप समझते हैं भारत में मानसून प्रवेश कर रहा है, यही तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये तो कैसा है ग्रीष्मकालीन मानसून है। कौन सा है ग्रीष्मकालीन, यानी ग्रीष्मकालीन का मतलब क्या है कि वो सर्दियों में नहीं गर्मियों में आता है। दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, एंट्री करता है। भारत में सबसे पहले मानसून कहां एंट्री करेगा अंडमान निकोबार में। कब करेगा एक यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 25 मई को। कब करेगा 25 मई को। और यहां पर मालाबार तट है, मालाबार तट पर कब करता है 1 जून को। ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट ये मानसून प्रवेश करता है। यहां एक तट है कोरोमंडल, अब कोरोमंडल तट के तो बराबर निकल जाता है समानांतर मानसून, इसलिए बारिश नहीं होती। अब वो करता है लौटता हुआ मानसून। अरे भाई जो जिस मानसून जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस भी तो लौटेगा ना। वापस लौटता हुआ मानसून बंगाल की जो खाड़ी है बे ऑफ बंगाल उससे क्या ले लेता है आर्द्रता ले लेता है और सीधा यहां बारिश करता है। कहां बारिश करता है यहां पर बारिश करता है। कहां पर कोरोमंडल तट पर। तो सिंपल सी बात है लौटता हुआ मानसून कहां बारिश करेगा कोरोमंडल तट पर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहां पर इससे वाला आ जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप सोच रहे होंगे सर सर्दियों में बारिश पश्चिमी विक्षोभ से भी तो होती है। अरे भाई पश्चिमी विक्षोभ से कहां होती है उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो किससे होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से अगर हम बात करें तो वो कहां से उठते हैं भूमध्य सागर से उठते हैं। कहां से उठते हैं यहां पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान हरियाणा पंजाब पश्चिमी यूपी और जम्मू कश्मीर में बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागर से होती है। रबी की फसल के लिए लाभदायक है, सर्दियों में होती है, इसलिए महावट, इसे महावट कहते हैं। महावट से होने वाली वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, इसे स्वर्णिम बूंदे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़ा चर्चा में चल रहा है। वार्षिक वाणिज्य उद्यान की फसलों की प्रीमियम दर क्या है भाई। वाणिज्य का मतलब समझ लीजिए क्या बागवानी की बात कर रहा है कि बागवानी के लिए कितनी है, तो बागवानी के लिए कितनी हो जाएगी 5% है। इसमें प्रीमियम राशि आपको देनी पड़ती है। और अगर आप बात करेंगे कि भाई प्रीमियम राशि है तो बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। खरीफ के लिए कितनी है सर, खरीफ की बात करें कि खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल का जानते हैं ना बाजरा, खरीफ की फसल के लिए कितना प्रीमियम राशि है 2%। कितनी है 2% है। तो फिर रवि की भी पूछ सकता है परीक्षा में सर रवि के लिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि के लिए कितना प्रीमियम राशि है तो रवि के लिए कितना 1.5 और बागवानी फसलों के लिए कितना 5%, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट देखिए 44 नंबर, भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल नदी, क्या बात है, जैविक मरुस्थल नदी अक्सर पूछी जाती है। अब यहां पर देखें भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र नदी है, विश्व में सर्वाधिक नाम इसी के। दामोदर नदी की बात करें पश्चिम बंगाल में बहती है और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही जैविक मरुस्थल की नदी कहते हैं। साथियों इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या शोक, पश्चिम बंगाल का शोक बाढ़ के कारण। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट है नर्मदा। तो नर्मदा तो क्या बनाती है डेल्टा नहीं बनाती। यहां देखिए नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती तो फिर क्या बनाती है नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब क्या होता है जारद, महानदी। और महानदी को क्या कहते हैं, महानदी को उड़ीसा का क्या कहते हैं शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी हीराकुंड बांध किस पर बना हुआ है महानदी पर। तो यहाँ पर जैविक मरुस्थल वाली नदी कौन सी है दामोदर नदी है। और दामोदर नदी का एक और भी नाम है, इसे कोयला नदी भी कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं कोयला नदी, ठीक है। तो कोयला नदी दामोदर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा अक्सर जैविक मरुस्थल नदी क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि प्रदूषण के कारण इसके अंदर जैविक जो है वो क्या हो जाता है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपली बात है, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब यहां पर देखिए पंचप्रयाग का नाम सुना होगा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, क्या दो नदियों का जब मिलन क्षेत्र होता है उनके बीच का क्षेत्र क्या होता है, क्या कहलाता है दोआब कहलाता है। दो का मतलब दो होता है, आप का मतलब पानी होता है, ठीक है। तो दोआब 5 नदियों के संगम पर बसा राज्य कौन सा है पंजाब, राइट, 5 नदियों के संगम पर बसा राज्य पंजाब। अब यहाँ बेसिकली आपको बताना है कि सर कौन सा कहां पर है, तो रुद्रप्रयाग। तो यहां पर आपको रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं, तो रुद्रप्रयाग कहां पर होगा जल्दी से बताइए। रुद्रप्रयाग अलकनंदा में किसको होता है मंदाकिनी को, क्या होता है अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। तो ये देवप्रयाग तो बहुत प्रसिद्ध है, अलकनंदा में भागीरथी को जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम का नाम सुना होगा, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो यहाँ पर बहुत सिंपली है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो नंदप्रयाग कहाँ है अलकनंदा में नंदाकिनी। देखिए नंदाकिनी
तो आप यहाँ पर नंद प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग कहां पर होगा, अलकनंदा में पिंडार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1, ठीक है, बहुत सिंपल है। पंच प्रयाग बहुत पूछ रहा है आजकल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भाई अब पश्चिमी वाहिनी, ये भारत है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ये पहली नदी है नर्मदा। और नर्मदा कहां से निकलती है, बताइए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। कहां से निकलती है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ अमरकंटक जानते ना आप, यहाँ ऊपर कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल के नीचे कौन है, यहां पर देखिए सतपुड़ा है, राइट, सतपुड़ा। और यहां पर नीचे देखिए दूसरी नदी कौन सी बहती है, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती। तो एक बात देखिए, वो क्या कह रहा है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भाई पर्वत श्रेणियों के बीच तो कौन सी बहेगी, नर्मदा बहेगी। किस किस के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, ठीक बीच में जाती है। नर्मदा पर ही जबलपुर के निकट क्या बना हुआ है, धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। और दोनों नदी क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि क्यों नहीं बनाती, इसलिए नहीं बनाती, कोई भी नदी जब ऊपर से गिरेगी, अरे भाई ऊंचा पहाड़ है पश्चिमी घाट का, सब कुछ नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, नर्मदा। तो शरावती नदी कहां पर बहती है, कर्नाटक में बहती है। माही, ये देखिए कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, क्या, लिम्पोपो। तो फिर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही है, ठीक है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गुजरात में बहती है, राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। यहां पर देखिए 47, गजब का क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अरे भाई भारत में नहीं है, व्यास भारत से निकलती है, चिनाब भारत से निकलते हैं, रावी भारत से निकलती है, सतलज नहीं निकलती, ठीक है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, कहां से निकलती है, तिब्बत से। तो यहां पर सतलज जिसका उद्गम भारत से नहीं है और भारत में प्रवेश करती है, कहां पर करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला से प्रवेश करती है। उसके बाद में आगे हिमाचल प्रदेश से बहती हुई कहां पर आती है, पंजाब में। और पंजाब में इसके ऊपर 2 डैम बने हुए हैं, भाखड़ा और नांगल, राइट। तो भाखड़ा और नांगल डैम बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। यहां पर दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। भाई दक्षिण भारत और उत्तर भारत की 2 नदियां, मान लेता है थोड़ी देर के लिए कि ये अपना भारत है, एक सिंपली तरीके से मैं बना रहा हूं, इसलिए इसको ज्यादा आपको टारगेट नहीं करना है। तो यहां पर देखिए ये अपना भारत है, और भारत की अगर बात करें तो ये अपने भारत की साथियों, यहां पर देखिए, अब यहां पर 2 नदियां जो अगर उत्तर भारत में देखिए, भारत को बीच में से, भारत की आत्मा, भारत के अपवाह तंत्र को अलग करती है, ये पर्वतमाला है विंध्याचल। इसको आप ध्यान रखिए, विंध्याचल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भारत की आत्मा कहलाते हैं। कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल। और ये उत्तर भारत के नदी तंत्र को दक्षिण भारत के नदी तंत्र से अलग करती है। इसके नीचे जो भी नदियां निकलेंगी या तो बंगाल खाड़ी में गिरेंगी, अरब सागर में, ऊपर से जो नदियां निकलेंगी वो ऊपर की ओर चली जाती है। अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हम बात देखें, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है उत्तर भारत की मोस्टली नदियां, और जब उत्तर भारत की मोस्टली वो बर्फ से प्रभावित है, बर्फ आ रही है, पिघल रही है, वो तो नित्यवाही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें दक्षिण भारत की नदियों में, तो दक्षिण भारत की नदियां विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहां पर यह बात भी तय है कि वृक्षनुमा मतलब इनका जो निर्माण होता है ना, वो रूटेबल होता है, वृक्षनुमा होता है। तो ये खंडित वृक्षनुमा का मतलब क्या होता है, जाल फैला हुआ बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, अपवाह तंत्र कैसा हो जाएगा, वृक्षनुमा हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, भारत की आत्मा कौन सी पर्वतमाला कह लेते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला। मध्य भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला। उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र से अलग करते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला। एक सिंपली, और गंगा नदी तंत्र को दक्षिण भारत नदी तंत्र से अलग करते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला। और दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा होती है, सिंपली। और ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की नदियां बरसाती है, मौसमी है, उत्तर भारत की नदियां नित्यवाही है, कंटिन्यू रूप से बहती है, वार्षिक कहते हैं, पानी वर्ष भर रहता है, क्योंकि वो बर्फ से प्रभावित है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है। आपको बताना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसा उदाहरण है। तो यहां पर आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए पूर्ववर्ती अपवाह की, पूर्ववर्ती का मतलब समझिए, यानी हिमालय, आप देखिए 2 नदियां हैं, हिमालय के निर्माण से पहले भी तो नदियां बहती होंगी ना। तो पूर्ववर्ती का मतलब बहुत, अनुवर्ती का मतलब कोई चीज आप किसी का अनुगमन करना, पीछे की, अनुवर्ती, परवर्ती बाद की है। तो यहां पर पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व की नदी है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन 150,
यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित है। अरे भाई लोनार झील एमपी में थोड़ी नहीं है, तो महाराष्ट्र में ज्वालामुखी झील है। कैसी है? ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी झील है तो ये कैसी झील हो जाएगी? क्रेटर। ज्वालामुखी से बनी झीलें कैसी कहलाते हैं? क्रेटर कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में नक्की झील है। लोनार कहाँ? महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्ध है। प्रायद्वीपीय भारत का जब लावा निकला तो मोस्टली इसी झील से निकला। बहुत इंपॉर्टेंट नक्की झील, अरे भाई राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू के अंदर आती है, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हैं सर्दियों में जम जाती है, पर्यटक झील है, माउंट आबू में आती है साथियों। और बताया जाता है कि देवताओं के नाखूनों से इसका निर्माण हुआ, लेकिन वो सब किदवंती है, यहाँ पर तय मान के चलिए। लेकिन ये भी कैसी झील मानी जाती है? अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी क्रेटर झील मानी जाती है। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश के अंदर आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत की बात करें तो ये यहाँ पर नदी बहती है गोदावरी, और फिर नीचे कृष्णा नदी बहती है। यहाँ पर ये नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। और यहाँ पर नदी कौन सी है? कृष्णा। और इन दोनों के बीच में है ये कौन सी झील? कोल्लेरू झील, ठीक है। तो कोल्लेरू झील यहाँ पर बनी हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट है। अब आपके लिए साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत सिंपली कि यहाँ पर ये वाला पुलिकट झील कहां पर है? ये केरल में नहीं है बहुत, तो ये सुमेलित नहीं है, राइट आंसर क्या? अब आपके मन में प्रश्न चल रहा है साहब पुलिकट है कहां पर? तो फिर पुलिकट देखिए, पुलिकट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है कौन सी झील? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहां पर है? एपी प्लस तमिलनाडु, ठीक है, दोनों की सीमा पर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ भाग तमिलनाडु में है और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में। और अगर आपको सिंपली ये भी पूछना है कि सर आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 96% आंध्र प्रदेश में और 4% तमिलनाडु में। और बड़े गजब की बात यह है कि यह भारत की दूसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? पुलिकट, ठीक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी झील, ठीक है। तो साथियों बड़ा गजब का सेशन रहा। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं लेता हूं विदा। जिस पुस्तक के क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं वो पुस्तक आपके सामने है, कंटिन्यू रूप से एक सेशन। कल जो सेशन आने वाला है वो 7 नंबर। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।